नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न के अंतर्गत द्वितीय इकाई में प्रथम जो अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। प्रत्येक विचारक ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार राज्य पर विचार किया है और उसे उन लक्षणों से युक्त माना है जो उसकी विचार प्रणाली के अनुसार होते हैं। उदाहरणार्थ समाजशास्त्री राज्य को एक सामाजिक तथ्य के रूप में मानते हैं, इतिहासकार इसको ऐतिहासिक विकास का फल मानते हैं, नैतिक दार्शनिक इसको नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक संस्था मानते हैं, मनोवैज्ञानिक इसको एक ऐसा संगठन मानते हैं जो अपनी इच्छा भौतिक कानूनों के अनुसार प्रकट करता है, राजनीति शास्त्री इसको एक ऐसी संस्था मानते हैं जो शांति और व्यवस्था हेतु बनी है, और विधि शास्त्री इसको कानूनों की उत्पत्ति और कानूनी अधिकारों की रक्षा हेतु निर्मित एक संस्था मानते हैं। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने राज्य की प्रकृति के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। राज्य के स्वरूप के संबंध में प्रतिपादित इन विविध सिद्धांतों में विधिशास्त्री सिद्धांत, सावयव सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत प्रमुख है। आज हम देखेंगे आंगिक सिद्धांत या सावयव सिद्धांत क्या है। सावयव सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को शरीर का स्वरूप माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और वह उनसे मिलकर बनता है, उसी प्रकार राज्य के भी विभिन्न अंग होते हैं और वह उनसे मिलकर बनता है। जिस प्रकार शरीर अंगों का समूह मात्र नहीं होता और उसका उन अंगों से पृथक अस्तित्व भी होता है, उसी प्रकार जब भी व्यक्तियों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है, किंतु इन व्यक्तियों से पृथक भी राज्य का अपना अस्तित्व होता है। जिस प्रकार शरीर से पृथक अंगों का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार राज्य से पृथक व्यक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। प्राणी शरीर के समान भी ही राज्य भी विकासशील होता है। इस प्रकार सावयव सिद्धांत राज्य को कल्पना मात्र न मानकर उसको एक वास्तविक व्यक्ति शरीर मानता है। उसके अनुसार राज्य और व्यक्ति में उसी प्रकार की अंतर्निर्भरता का संबंध है जिस प्रकार का संबंध शरीर और उसके विभिन्न शारीरिक अंगों में होता है। गार्नर के अनुसार सावयव सिद्धांत एक प्राणी वैज्ञानिक धारणा है जो राज्य को जीवधारी व्यक्ति मानता है। उसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों को जीवधारी शरीर के कोष्ठों के समान समझता है और राज्य तथा व्यक्ति के बीच ठीक उसी प्रकार से अन्योन्याश्रित संबंध की कल्पना करता है जैसा संबंध शरीर और उसके अंगों के बीच होता है। आगे हम देखते हैं कि सिद्धांत का विकास कैसे हुआ। वस्तुतः सावयव सिद्धांत उतना ही पुराना है जितना कि स्वतः राजनीतिक विचारधारा। प्लेटो ने राज्य को एक वृहत आकार का मनुष्य बताकर व्यक्ति तथा राज्य के बीच सादृश्य स्थापित किया। उसने समाज को 3 वर्गों में बांटा, शासक, योद्धा और श्रमिक, और इस विभाजन का आधार मानव आत्मा के 3 गुण बुद्धि, साहस और तृष्णा माने। अरस्तु ने भी राज्य तथा उसके नागरिकों की तुलना शरीर तथा उसके अंगों से की है। रोमन विद्वान सिसरो भी इसी विचारधारा का समर्थक है और वह राज्य के प्रधान को मानव शरीर पर शासन करने वाली आत्मा की उपमा देता है। मध्य युग में जॉन ऑफ सेल्सबरी, मार्सिलियो ऑफ पेडुआ, ओकम अल्थुसियस, थॉमस एक्विनास आदि कुछ मध्यकालीन लेखकों ने भी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके बाद हॉब्स और रूसो ने भी कुछ इसी प्रकार के विचारों का प्रतिपादन किया। हॉब्स ने अपनी राज्य विषयक पुस्तक का नाम लेवियाथन अर्थात विशाल के जलीय जंतु रखा है, परंतु हॉब्स और रूसो की विवेचना तथा तुलना अत्यधिक अतिशोक्तिपूर्ण है। 19वीं सदी के प्रारंभ में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत का ह्रास होने के साथ ही सावयव सिद्धांत को नवीन अभिव्यक्ति प्राप्त हुई। प्राचीन युग और मध्य युग के विचारकों ने तो राज्य और मानव शरीर के बीच तुलना ही उपस्थित की थी। उनका यह विचार था कि राज्य मानव शरीर या जीवधारी से मिलता जुलता है, किंतु 19वीं सदी के विचारक इससे आगे बढ़ गए और उन्होंने राज्य को जीवधारी या मानव शरीर ही माना। विस्तार के साथ इस प्रकार की धारणा का प्रतिपादन किया गया और इस काल में राज्य रूपी शरीर के साथ पोषक व्यवस्था, स्नायविक प्रणाली
परिचालन व्यवस्था आदि गुण भी जोड़ दिए गए। राज्य के संबंध में इस नवीन विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ। वहाँ इसे फिक्टे और बलंटसली की विचारधारा का प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ। बलंटसली ने तो इस सिद्धांत को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। इस सिद्धांत को विधिवत रूप से प्रतिपादित करने में सबसे प्रमुख नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर। यद्यपि सावयव सिद्धांत अत्यंत पुराना है, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, हॉब्स, रूसो आदि अनेक विचारकों की धारणा में इसका प्रतिपादन हुआ है, लेकिन सावयव सिद्धांत का सबसे विशुद्ध विवेचन इंग्लैंड के विचारक स्पेंसर ने किया है। इसी कारण सावयव सिद्धांत स्पेंसर के नाम से भी समृद्ध है। इसने राज्य और व्यक्ति के बीच सूक्ष्म रूपक बांधते हुए यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि राज्य या समाज एक प्राकृतिक जीवित शरीर है जो अन्य जीवधारियों से किसी भी तरह भिन्न नहीं है। उसने राज्य और शरीर के बीच निम्नलिखित प्रकार से समानताएं बताई है। नंबर 1 है रचना। जिस प्रकार शरीर की रचना रक्त, मांस, हड्डी आदि से होती है, उसी प्रकार राज्य भी व्यक्ति से मिलकर बना है। द्वितीय है जन्म। प्राणी शरीर तथा राज्य दोनों का ही जन्म जीवाणुओं के रूप में प्रारंभ होता है। तीसरा तथ्य है विकास। जीवधारी और राज्य दोनों की वृद्धि और विकास का क्रम एक सा ही है। जिस प्रकार जीव और शरीर साधारणतया समानता से भिन्नता, जटिलता की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार राज्य भी एक साधारण तथा प्राकृतिक अवस्था से धीरे धीरे विकसित होकर आधुनिक रूप प्राप्त कर सका है। चौथा है परस्पर निर्भरता। जीवधारी शरीर और राज्य दोनों में ही अंतर निर्भरता पाई जाती है। जिस प्रकार एक अंग के निर्बल और बीमार हो जाने का प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है, उसी प्रकार राज्य का स्वास्थ्य और बल, उसकी समृद्धि भी उस राज्य के व्यक्तियों पर निर्भर करती हैं। उनके कार्यों की एक दूसरे पर प्रतिक्रिया होती हैं। जिस प्रकार शरीर के अवयवों द्वारा ठीक प्रकार के कार्य न किए जाने पर शरीर को हानि पहुंचती है, उसी प्रकार समाज में यदि लुहार अपना काम न करे, किसान अन्न उत्पादन न करे, व्यापारी अन्न का वितरण ठीक प्रकार से न करे, तो संपूर्ण समाज को हानि पहुंचेगी। पांचवा तथ्य है संगठन। शरीर तथा राज्य का संगठन भी एक ही प्रकार का होता है। शरीर के 3 भाग होते हैं, जीवन प्रणाली, विभाजन प्रणाली और विनिमय प्रणाली। इसी प्रकार की तीनों प्रणालियों पर मस्तिष्क अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है। शरीर का मुख्य अंग यही है। राज्य का संगठन भी इसी प्रकार का है। राज्य में भी जीवन प्रणाली के अनुसार उत्पादन क्रिया, विभाजन प्रणाली के अनुसार यातायात एवं संवाद वाहन के साधन तथा मस्तिष्क के समान सरकार होती है। छठी बात है विकास क्रम। जिस प्रकार जीव शरीर नाशवान होता है, उसी प्रकार निरंतर विनाश होता रहता है। शरीर के पुराने घटकों के स्थान पर नवीन घटक आते रहते हैं। उसी प्रकार से वृद्ध और बीमार व्यक्ति मरते हैं और उनके स्थान पर नवीन व्यक्ति जन्म लेते हैं। इस प्रकार स्पेंसर राज्य और मानव शरीर में समानता स्थापित करता है। अब इस सिद्धांत की कुछ विद्वानों द्वारा आलोचना भी की गई है। प्रथम आलोचना है कि समानता पूर्ण नहीं है। कई बातों के संबंध में शरीर तथा राज्य में कोई समानता नहीं है। जिन तत्वों से शरीर बनता है, उसकी तुलना व्यक्ति से नहीं की जा सकती। शरीर के घटकों का कोई पृथक व्यक्तित्व, इच्छा, चेतना नहीं होती। वे पदार्थ के अंश मात्र होते हैं, किंतु व्यक्ति का पृथक अस्तित्व, इच्छा एवं चेतनाएं होती हैं। यह सत्य है कि समाज तथा राज्य के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता, परंतु वो उसके बिना जीवित अवश्य रह सकता है। दूसरी आलोचना यह की जाती है कि व्यक्ति का स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता है। शरीर के अंतर्गत विभिन्न अंगों का स्थान पूर्व निर्धारित होता है। शरीर के प्रत्येक अंग के स्थान एवं कार्य कुछ प्राकृतिक शक्तियों द्वारा निश्चित किए जाते हैं, किंतु व्यक्ति समाज में अपने स्थान और भाग्य का स्वयं ही निर्माता होता है। समाज में उसका पूर्व स्थान निर्धारित नहीं होता। और तीसरी आलोचना की जाती है जन्म, विकास तथा मृत्यु के नियम भिन्न। एक जीवित शरीर 2 प्रणालियों के से जन्म लेता है, किंतु राज्य की उत्पत्ति के लिए 2 राज्यों के बीच किसी प्रकार की क्रिया की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त जीवित शरीर जिस प्रकार जन्म, विकास और मृत्यु के अनिवार्य नियमों में बंधा हुआ है,
राज्य इस प्रकार के किसी नियम विशेष से बंधा हुआ नहीं है। एक जीवित शरीर भीतर से बढ़ता है और उसकी वृद्धि व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, किंतु राज्य बदलता है और उसकी उन्नति में उसके सदस्यों के प्रयत्नों एवं इच्छाओं का बहुत योग होता है। अंत में प्राणी शरीर विकासशील होता है, वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त करता है, परंतु इसके विपरीत राज्य स्थायी होता है। जेलीनेक ने इस कारण लिखा है कि विकास, पतन तथा मृत्यु राज्य के जीवन की आवश्यक क्रियाएं नहीं है। यद्यपि प्राणी शरीर के जीवन से इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार एक वृक्ष अथवा प्राणी शरीर नया जीवन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राज्य का प्रादुर्भाव या पुनरुद्धार नहीं होता। अंत में इस सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य के स्वरूप को शरीर रूप में प्रतिपादित करने वाले उपयुक्त विद्वानों के विचारों में हमें दो प्रकार की विचारधाराओं के दर्शन होते हैं। प्रथम विचारधारा वह है जिसे अपनाते हुए प्लेटो, अरस्तु, सिसरो आदि विचारकों ने राज्य को शरीर के समान बतलाया। द्वितीय विचारधारा स्पेंसर की है, जिसके अनुसार राज्य न केवल शरीर के समान बल्कि सचमुच एक शरीर ही है। इनमें से प्रथम विचारधारा को स्वीकार किया जा सकता है तथा ये माना जा सकता है कि राज्य मानव शरीर के समान है, लेकिन राज्य मानव शरीर ही है, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में राज्य और शरीर के बीच समानता को अधिक महत्व देना ठीक नहीं है। सावयव सिद्धांत के अतिरिक्त भी राज्य की प्रकृति के कुछ और सिद्धांत होते हैं। ये है उदारवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। इस अध्याय को आपने ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।